दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट JRF से टीजीटी पीजी तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इकाई 10 में हमारे पाठ्यक्रम में ये लगा हुआ है हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा विधा, जिसके 4 भाग हमें देखने को मिलते हैं। इसका पहला भाग जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूं नाम से है, 1969 में प्रकाशित हुआ है। इसका दूसरा भाग नीड़ का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुआ। बसेरे से दूर तीसरा भाग है जो कि 1978 में, ठीक है, 1978 में प्रकाशित हुआ। और इसका चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक जो कि 1985 में प्रकाशित हुआ। तो आप चाहें तो 19 ना याद करके आप 69 याद कर लें, 69 के बाद 70 याद कर लें, 70 के बाद आप 78 याद कर लें और 78 के बाद आप 85 याद कर लें, है ना। तो 69, 70, 78, 85 इस तरह याद कर लें तो इनकी आत्मकथा है। हम यहाँ पर विषय वस्तु देखेंगे कि आत्मकथा में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर या 10 द्वार से सोपान तक में इन्होंने क्या बात समझाने का प्रयास किया है, क्या चीजें रखी हैं, बताना चाहूंगी थोड़ा सा परिचय के तौर पर। कि सामान्य समय के जो तत्कालीन समय का जो संयुक्त परिवार तथा गरीबी का जो समय देखा गया, तो उसी का पूरा चित्रण आत्मकथा में इन्होंने विस्तृत करके दिखाया है। और धर्मवीर भारती जी इनके संबंध में लिखते भी हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना के साथ कह दिया। तो ऐसा धर्मवीर भारती कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और इसको आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, एक छोटा सा कमेंट छोड़ कर जाएं मेरे प्रोत्साहन के लिए। तो चलते हैं, बात करते हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं से 10 द्वार से सोपान तक का सफर। ठीक है, आलेख देख लेते हैं। सामान्य परिचय देखते हैं पहले कि साहित्य कोई शाब्दिक आडंबर नहीं है, यह अंतःकरण का उद्गार है। मूक मन की अनुभूतियों को अपने साहित्यिक क्षेत्र में अभिव्यक्त करने के लिए लेखक अपने अंतःकरण में विद्यमान ज्योति को प्रज्वलित कर चरम शिखर पर पहुंचाते हुए अपने सांसारिक स्वरूप का साहित्यिक आवरण पहनाकर लेखन में स्थान देते हैं या स्थान देता है। साहित्य में अभिव्यक्ति के विविध रूपों में मानव जीवन के सर्वाधिक निकट मानी जाने वाली विधा आत्मकथा है। आत्मकथा में रचनाकार अपने संपूर्ण जीवन के किसी अंश अथवा घटना का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में कल्पना प्रवणता और रागपरक वैयक्तिक अनुभूति का प्राधान्य होता है। हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान आत्मकथाकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। उन्होंने अपने जीवन की तस्वीर को क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर एवं 10 द्वार से सोपान तक में रूपांतरित किया है। यह बहुप्रशंसित आत्मकथा एक महागाथा है जो उनके जीवन और साहित्य का वृतांत ही नहीं अपितु उत्तर छायावादी युग के साहित्यिक परिदृश्य को भी प्रस्तुत करती है। बच्चन जी ने काल के अनुरूप तथा विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए अपने आप को सहृदयों के समक्ष प्रस्तुत करना और विभिन्न मानसिकताओं के दौर से गुजरते हुए आत्मविवरण को प्रस्तुत किया है। आगे बात करते हैं। बच्चन जी की बाल्यावस्था का अबोधपन, युवा मन का आकर्षण, प्रेमानुभूति, स्त्री पुरुष संबंधों, पारंपरिक संबंधों तथा स्वानुभूतियों से संबंधित अनेक प्रसंगों का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण बड़ी सहजता और तन्मयता के साथ इसमें चित्रित किया गया है। बच्चन जी द्वारा उम्र के विभिन्न पड़ावों में अलग अलग रूपों में सूचना, जैसे बाल रूप, युवा रूप और प्रौढ़ रूप एवं वृद्ध रूप इत्यादि उनकी आत्मकथा में मुखर हुआ है। उनकी आत्मकथा में पग पग पर उनके मनोसंवेग विभिन्न रूपों में उभर कर आते हैं। उनका सारा जीवन साधना एवं श्रम का जीवन रहा है। अपने बाहरी व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वयं लिखते हैं, मैं कविता लिखता ही नहीं, मैं कवि दिखता भी नहीं हूँ। जैसी मधुशाला थी वैसा ही मधुशाला का कवि रूप था। आगे उनका एक वक्तव्य पढ़ती हूँ। उनका बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तित्व पंत की इन पंक्तियों के माध्यम से मुखर हो उठा है।
सिर पर बाल घने घुंघराले, काले कड़े कड़े बिखरे से, मस्ती आज़ादी बेखबरी बेफिक्री के हैं संदेशी। माथा उठा हुआ ऊपर को, भौहों में कुछ टेढ़ापन है, दुनिया को है एक चुनौती, कभी नहीं झुकने का प्रण है। आँखों में छाया प्रकाश की, आँख मिचौली छिड़ी परस्पर, बेचैनी में बेखबरी में लुके छिपे हैं सपने सुंदर। आगे बात करती हूँ। उनके व्यक्तित्व पर उनके परबाबा का प्रभाव विशेष रूप से परिलक्षित होता है। परबाबा की कदकाठी, लेखन, पठन में रुचि इत्यादि उनके व्यक्तित्व में देखे जा सकते हैं। अपने व्यक्तित्व के आंतरिक रूप का चित्रण वे इन शब्दों में करते हैं। मैं गाऊं तो कंठ स्वर न दबे औरों के स्वर से, जीऊं तो जीवन की औरों से हो अलग रवानी। वाह क्या बात है, मतलब बहुत ही बेहतरीन उनके शब्दों में जो झलकता है, तो उसका मतलब आपको भावार्थ ऑलरेडी समझ में आ जाता है। कवि के जीवन में व्यक्तित्व की विशिष्टता उनकी सामाजिक जीवन धारा और साहित्यिक धारा स्वतः ही परिलक्षित होती है। वे आत्मकथा को जीवन की तस्वीर मानते हैं और इस तस्वीर में उन्होंने न केवल अपने गुणों का अपितु अपने दोषों को भी साहसिकता के साथ उजागर किया है। बच्चन जी की आत्मकथा के प्रथम भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ। तब हिंदी साहित्य में मानो हलचल सी मच गई। यह हलचल सन 1935 में प्रकाशित मधुशाला से किसी भी प्रकार कम न थी। महत्वपूर्ण तथ्य चलिए देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं में उन्होंने अपने जन्म से लेकर अपनी पत्नी श्यामा के असामयिक देहावसान तक के अनुभवों को चित्रित किया है। इस भाग के प्रारंभ में उन्होंने अपने वंश की उत्पत्ति, गुणों एवं दुर्गुणों का परिचय दिया है। बच्चन बताते हैं कि उनके जन्म से पूर्व माता सुरसती एवं पिता प्रताप नारायण द्वारा हरिवंश पुराण विशेष रूप से पढ़े जाने के कारण उनका नाम हरिवंश राय रखा गया। बच्चन ने यहाँ अपनी बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, किशोरावस्था में करकल से निकटता, चंपा के प्रति आकर्षण और श्यामा के संग विवाह की अपनी अनुभूतियों को चित्रित किया है। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है कि क्या क्या उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं में समाहित किया है, तो ये आपके विषय वस्तु के रूप में काम आएंगे। इसी के साथ लेखक ने अपनी पारिवारिक आर्थिक परेशानियों और श्यामा की बीमारी के दुखते कसकते अनुभवों को भी वाणी प्रदान की है। तो ये आपने देखा कि इतनी चीज़ें इसमें इन्होंने पहले भाग में समाहित की है। जब दूसरा भाग आता है देख लेते हैं। आत्मकथा के द्वितीय भाग नीड़ का निर्माण फिर में श्यामा की मृत्यु से क्षुब्ध हुए लेखक का चित्रण है। श्यामा की असामयिक मृत्यु बच्चन को अत्यधिक व्यथित करती है, परंतु अपनी आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण उन्हें विवश होकर इस मनः स्थिति से बाहर निकलना पड़ा। फिर बच्चन जीवन एवं साहित्य में स्वयं को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। अब वे कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ के लिए जाने लगे तथा एमए की पढ़ाई भी पुनः प्रारंभ कर देते हैं। फिर अचानक आयरिस उनके जीवन में आई। उसके संकोची स्वभाव ने बच्चन के हृदय में आयरिस के प्रति प्रेम का भ्रम बनाए रखा। वे अक्सर गर्मी की छुट्टियां व्यतीत करने के लिए बरेली जाती थी। वहीं उनकी मुलाकात तेजी से हुई। बच्चन के मित्रों ने उन्हें पुनर्विवाह के लिए तैयार किया। विवाहोपरांत तेजी के जीवन में आने पर जैसे बहार आ गई। तेजी ने 2 पुत्रों अमित एवं अजित को जन्म देकर बच्चन की नीड़ का निर्माण किया। आगे आता है बसेरे से दूर, इनकी आत्मकथा का तृतीय भाग है। इसमें इन्होंने अपने जीवन की उस अवधि की कहानी सुनाई है जब उन्होंने अपने देश, नगर, घर परिवार से दूर कैम्ब्रिज में रहकर विलियम बटलर इट्स के साहित्य पर शोध कार्य किया। इस खंड का प्रारंभ उन्होंने अंग्रेजी विभाग में अपने अध्यापन कार्य साथ ही प्रवक्ताओं के परिचय के साथ किया। तो इसको याद रखिएगा कि द्वितीय भाग में क्या आता है ना, तृतीय भाग का विषय क्या रहा है, तो ये बिल्कुल विषय का काम करेंगे। आगे देखते हैं कि इसी दौरान ब्रिटिश काउंसिल में सूचना हुई कि अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने की विधि का अवलोकन करें, लेकिन इस कार्य के लिए कैम्ब्रिज जाने के लिए उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैम्ब्रिज में रहकर बच्चन ने अपने शोध प्रबंध W.B. इट्स के साथ साहित्य में निगूढ़ तत्व को पूर्ण किया। तेजी के अकेलेपन, आर्थिक संकटों एवं एक सिरफिरे सज्जन द्वारा प्राप्त हुई मानसिक प्रताड़ना को भी यहाँ अभिव्यक्ति मिली है।
इसी भाग में उन्होंने अपने नेपाल यात्राओं एवं कलकत्ता की यात्राओं और कविता के संबंध में अपने विचारों, विदेश मंत्रालय में अपनी नियुक्ति की अनुभूतियों को भी मुखरित किया है। आगे बात करते हैं, इसका चतुर्थ भाग है 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन की आत्मकथा का चतुर्थ भाग देख लेते हैं। यह अन्य 3 भागों की अपेक्षा विस्तृत है। सुविधा की दृष्टि से बच्चन ने इस पुस्तक के 2 भाग कर दिए हैं। प्रथम पड़ाव में सन 1956 से लेकर 1971 तक की घटनाओं का वर्णन है और दूसरे पड़ाव में 1971 से लेकर के 1983 तक की घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना, कि चतुर्थ भाग को उन्होंने 2 भागों में 3 भागों से अलग है। और अलग क्यों है? ज़्यादा विस्तृत बड़ा होने के कारण है। और इसका ये जो समय क्रम है, इसको ज़रूर आप याद रखें। आत्मकथा के प्रारंभ में अपने पाठकों में ही लेखक ने 10 द्वार और सोपान का अर्थ स्पष्ट किया है, जो उनके इलाहाबाद और दिल्ली के घरों का नाम है। 10 द्वार जिसके 10 दरवाजे हों और सोपान का अर्थ है सीढ़ी। यहाँ उन्होंने 10 वर्ष तक विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषाधिकारी के पद पर 6 वर्षों तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में रहने का जिक्र किया है। उन्होंने यहाँ अपने नाट्य सृजन, अनुवाद, विदेश यात्राओं का उल्लेख भी किया है। बच्चन एवं तेजी का अपने दोनों पुत्रों एवं बहुओं के साथ रहने की स्मृतियों को सजोते हुए उन्होंने अपने नवनिर्मित आवास सोपान में प्रवेश करने तक की जीवन यात्रा को लेखनीबद्ध किया है। हरिवंश राय बच्चन ने आत्मकथा साहित्य में उनके लेखकीय व्यक्तित्व और जीवन को प्रस्तुत किया है। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी अनुभूतियों, परिवेश, स्थानीय संस्कृति का तन्मयता से चित्रण किया है। बच्चन हिंदी साहित्य में उन आत्मकथाकारों में से हैं जिनकी आत्मकथा का फलक अत्यंत व्यापक है। समकालीन अनेक लेखकों ने इस आत्मकथा को हिंदी इतिहास की एक ऐसी पहली घटना बताया है जब अपने बारे में इतनी बेबाकी से सब कुछ कह देने का साहस लेखक ने दिखाया। बच्चन ने अनुभूति और तन्मयता के अनुरूप रचनात्मक भाषा में स्वयं को अभिव्यक्ति प्रदान की है। आत्मीयता पूर्ण शैली में आत्मकथा लेखक लिखी है, जिसे पढ़कर सहृदय व्यक्ति कथा रस से सरोबार हो जाता है। जीवन एवं सृजन का एक पूर्ण चित्र इसमें साकार हो गया है। निसंदेह यह आत्मकथा हिंदी साहित्य की यात्रा का मील का पत्थर है ना। तो हमने देखा कि क्या क्या विषय इसमें डले हैं, है ना, विषय वस्तु क्या उन्होंने रखा है, चाहे वो नीलकांड निर्माण फिर हो या 10 द्वार से सोपान तक में, या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। तो आप इसको बढ़िया ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और इसके संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखते हैं कि इसमें केवल बच्चन का परिवार, उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंग में उभरा है ना। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। और कई इसके पात्र हैं, पात्रों को उन्होंने लिखा इसको, जिसका हमने जिक्र यहाँ किया नहीं है। और इसके पात्र जग्गू चाचा आते हैं, एक प्रताप नारायण के पिता ही हैं, सरस्वती हैं जो कि लेखक की प्रभावा की बहन हैं, और भी पात्र हैं, चंपा हैं और श्यामा इनकी पत्नी हैं, है ना। कई ऐसे पात्र आते हैं। तो ये आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य न करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।